हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम देखेंगे। जो टीआरई 4 में कॉमन पेपर यानी जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन मैथ्स का होता है और 32 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस करंट अफेयर से पूछा जाता है। इस सेशन में हम 32 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, इसके पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट करा दिया। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो ये बहुत ही बेस्ट चैनल है जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए कराया जाता है। इसमें सभी सेट का प्रैक्टिस और डिस्कशन कराया जाता है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके पहले हमने बहुत से सेट करा दिया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जो लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थाईलैंड के साथ इन्होंने आयुर्वेद के संरक्षण में ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगर इसी बात करते तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 39 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए नंबर। लेकिन इसका हम थोड़ा बी ऑप्शन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बी क्या है? बी हमारा जो है इंडोनेशिया समझौता से किया गया। मार्च 2024 में आरबीआई यानी बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ सीमा को लेन देन के लिए इसको किसके साथ समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। ये रहा हमारा कुछ टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने कितने किलो के प्रतिस्पर्धा में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? जिसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर यानी 57 किलो का वजन के साथ इन्होंने जीता है। तो ये हमारा कब हुआ? तो 57 किलो की फ्री स्टाइल कुश्ती जीता है। भारत में ओलंपिक कुश्ती में केवल एक पदक कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए पदक अमन शेरावत ने रिको कैडेरियन क्रूज को हराकर जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में गौरव नामक अपने पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया गया है। तो ये कौन किया गया? तो ऑप्शन हमारा जो है डीआरडीओ द्वारा किया गया है। जून 2024 में डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियंटल टारगेट अभ्यास सिस्टम का अंतिम प्रशिक्षण को पूरा किया गया और डीआरडीओ द्वारा यह हथियार प्रणाली के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र पर स्थापित करने की परियोजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ भारत सरकार रक्षा मंत्रालय अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी का सशक्त बढ़ाना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था? तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 में इसका स्थापना किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर की वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को सम्मानित ओलंपिक पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा बन गए। इसके पूर्व सम्मान में यह 1983 में किसको दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को दिया गया है। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 43 का सी नंबर यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात में इन्होंने हिंदू मंदिर का निर्माण का उद्घाटन किया गया है। ये हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो सऊदी अरब में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का बनाया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान में बनाया गया है।
और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे राम मंदिर का भी निर्माण बनाने की घोषणा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में खोज की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में हाइड्रोजन बम उत्पादन करने बैक्टीरिया की खोज की गई। हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने पर पाए जाने वाले आवासीय लिक्रोग्रीज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जिसकी खोज किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर की चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा किस खेल से संबंधित है। तो हमारा तैराकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइकल डिसूजा तैराकी खेल से संबंधित है और इसमें प्रत्याशा है कि तैराकी के लिए 4 स्वर्ण पदक भी जीता है, जिसका आयोजन कब किया गया था। प्रत्याशा को जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 14 से 29 फरवरी 2024 तक गुवाहाटी में आयोजन चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुल 71 पदक में 32 गो स्वर्ण पदक और 18 गो रजत पदक और 21 गो कांस्य पदक जीत का पहला स्थान रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड महिला रोबोट की CEO बना है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, मीका के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का AI ह्यूमनॉइड महिला रोबोट CEO मीका बना है, जो पोलिसरम कंपनी डायरेक्टरेट ने घोषणा किया था। इसके फर्म का नेतृत्व करने के लिए AI संचालित ह्यूमनॉइड महिला रोबोट मीका को नियुक्त किया गया है। महिला रोबोट सोफिया को नागरिकता, जो ये सोफिया है उसको ह्यूमन महिला की नागरिकता देकर सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और देश का पहला एंटी टेरर रोबोट पक्ष किसके बारे में बना था, तो DRDO ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, जो पहली भारतीय महिला थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को 41वां कानपुर अधिवेशन में 1925 की अध्यक्षता की थी। ये कहाँ से अध्यक्ष की थी, तो कानपुर से अध्यक्ष की थी। कब, तो 1925 में। कौन सा सेशन था, 41वां संसद में इन्होंने कानपुर से। और ये भारत की प्रथम राज्यपाल भी रही है। भारत की प्रथम राज्यपाल भी रही है। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खाप प्लेस में रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अधिवेशन में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1933 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ला सिंह गुप्ता ने किया था और स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली केवल 3 महिलाएं थी स्वतंत्रता से पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफत लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रॉलेट एक्ट। 1919 के खिलाफ इन्होंने एक्ट गांधी सत्याग्रह और सत्याग्रह अधिनियम बनाया था कि लड़ने के लिए। ये देखेंगे उस समय कौन सा वायसराय था। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो 1916 से लेकर के 1921 तक के कार्यकाल में रहा था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आपको पारित हुआ था। अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में उन्होंने प्रारंभ किया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। पहला होम रूल था, दूसरा होम रूल आंदोलन, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा था, जिसमें से पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तारी के बाद दमन का विद्रोह करने के लिए
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जिसमें से जनरल ओ डायर ने हेडर को शांतिपूर्ण भीड़ को गोली चलाकर, और जिसमें से लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, वह संविधान सभा की मसौदा तैयार कर सदस्य नहीं थे। तो संविधान की मसौदा के नेताजी कथन बस नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु पूछा तो चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार असहयोग आंदोलन 1921 में 6 माह की सजा हुई थी और उन्होंने 11 बार जेल भी मिला था। और 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप मसौदा तैयार किया गया था, जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में आपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इनको नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1913 में सम्मानित किए गए थे। इन्होंने अपने पुस्तक गीतांजलि के बारे में लिखा था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। एक में जैसे अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार, और अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1912 में अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने टैगोर जी के काव्य संग्रह गीतांजलि का भी अनुवाद इंग्लिश में किया था। रमन प्रभाव के लिए C.V. रमन को 1930 में C.V. रमन को नोबेल का भौतिक पुरस्कार दिया गया था। 1968 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। 2001 में B.S. नारायण पाल साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940-1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। और इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस की शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया था, 1917 में, 1944 में और 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो भी घटना है उसको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये अप्रैल के महीने में हुआ था, 1917 में हुआ था। दूसरा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1919 से 1922 तक हुआ था। और सहयोग आंदोलन गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। डैश डैश के पोते थे। वो किसके पोते थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक के बृहद शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों को सम्मान और वृद्धि होने का कामना की गई थे। भाभु बेरट लघु लेख में अशोक मगध का सम्राट बताया गया था। अशोक के नाम लेख करने का गुर्जर लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसका अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर कि तुगलकनामा
क्या है? तुगलकनामा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति थी जो तुगलकनामा के फरमान से जानी जाती थी। तुगलकनामा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति थी। बाबर ने इसे पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में तुगलकनामा सैन्य रणनीति का अपनाया था। बाबर ने आत्मकथा ताजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और भारत में प्रथम अफगान राज्य को समाप्त हो गया था। बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध राणा सांगा के साथ विरुद्ध लड़ा था, जिसमें से बाबर ने विजय प्राप्त किया था। और 1528 में चंदेरी के युद्ध का बराबर बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था मोदिनी महमूद लोदी के नेतृत्व में, जिसमें अफगानों के बीच जिसमें से सबसे बड़ी हार हुई, जिसके बराबर बाबर भी इस्तेमाल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो इसमें से गौतम बुद्ध का संबंध हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी लुम्बिनी से है। गौतम बुद्ध के लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नामक क्षत्रिय कुल से कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में इन्होंने अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत तथा उदयन वंश के शासक थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने सारनाथ में अपना बौद्ध संगीति की स्थापना की और भिक्षुणी संघ की स्थापना भी वैशाली में किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम पड़ाव हिरण्यवर्ती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे और मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इस 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर हमारा दिल्ली है। पहला शहर पूछा जाए तो कौन? तो पहला हमारा मुंबई है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है और दूसरा में दिल्ली है। अगर ये भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो राज्य हमारा यूपी हो जाएगा और सबसे कम आबादी वाला हमारा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा आबादी वाला शहर नगर कौन है, तो हो जाएगा टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? मतलब गंगा की सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, इंद्रावती हमारा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कल्हाड़ी जिले के रामपुर थोयामुल से निकलती है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नासिक जिले से त्र्यंबक गांव से की पहाड़ी से निकलती है और गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा भागीरथी और एक अलकनंदा नदी के बीच सम्मिलित नाम है जो देवप्रयाग में मिलती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने की मदद करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, शेल्टर बेल्ट जो मिट्टी के कटाव को रोकता है। मृदा अपरदन के रेंगती मृत्यु कहा जाता है। तेज हवा की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर पेड़ को लगाया जाता है तो उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। शेल्टर बनाने से हवा की रफ्तार खेत की ओर से 60 से 80% कम हो जाती है और हर 300 मीटर पर शेल्टर बेल्ट की दूसरी लाइन बनानी चाहिए। जो मृदा जीव केचुआ को किसानों का मित्र और प्रकृति का हवाला और पृथ्वी की आंत मृदा उर्वरक की बैरोमीटर आदि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी से सही है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक, ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलमड्डू माध्यम का
नाम बताइए। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, डोवर जल जल मौजूद संधि। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। यह अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है हमारा, फ्लोरिडा कहाँ पर है? तो फ्लोरिडा हमारा मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, जो अमेरिका के क्यूबा के बीच स्थित है। पाक जल मधु संधि कहा होता है? पाक जल मधु संधि जो है हमारा पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच, जो पाकिस्तान की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है उसे। और डीवर जल मधु संधि जो इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर को जोड़ता है, और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी को बताते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र इसमें स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा 1 नंबर यानी आँख कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात केंद्र के स्थित को शांत और दबाव वाला क्षेत्र आँख कहलाता है। आँख तूफान का फोकस बिंदु है, जिसके आसपास तूफान घूमता है। तूफान की आँख चक्रवात का केंद्र होता है, जो ज़्यादातर शांत मौसम का एक क्षेत्र है। आँख का क्षेत्र सामान्य 20 से 25 किलोमीटर व्यास के बीच होता है, और एक चक्रवात आयु के दरमियान जो कम वायुमंडल दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से घूमता है। चक्रवात को हैरिकेन, टाइफून, ट्रोपिल स्टॉर्म, साइक्लोन स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आदि के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवात के विपरीत प्रति चक्रवात का ही मौसम साफ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कंपनियों का उनका मुख्यालय के साथ मिलान करना है। तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। कहाँ पर है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हमारा ये दिल्ली का है। और कोल इंडिया लिमिटेड ये कलकत्ता में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये मुंबई है। और भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये बेंगलुरु का। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी जो कहाँ पर है? तो हमारे गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी है। अगर यहीं पर पूछा है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु को कलेरी राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उष्म चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन एक सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, स्टील, जल और लकड़ी। पहले स्टील होगा, फिर जल होगा, फिर लकड़ी होगा। ताप बढ़ने पर शुद्ध धातुओं का उष्मा चालकता घटती है, और मिश्र धातु का तापमान बढ़ने पर उष्मा चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि टांका धातु सोल्डर किस मिश्र धातु से है? तो टांका धातु को हमारा 30% लेड और 70% टीन। ऑप्शन नंबर बी से है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो टीन एंटीमन, लेड, टिंक, जिंक, सिल्वर, लेड, सिल्वर होता है। सिल्वर गोल्ड का उपयोग चांदी और जर्मन सिल्वर आदि धातुओं को वस्तुओं को लगाने में किया जाता है। विद्युत फ्यूज तार बनाने के लिए लेड टिन का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पौधा में जाइलम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों को संवहन करता है। जाइलम का प्रायः कास्ट भी कहते हैं, जो संवहनी ऊतक होता है। जाइलम का कार्य यांत्रिक दृढ़ता को प्रदान करना भी होता है, और पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिलाकर की जाती है। इंड्रोक्रॉलिकल भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, हीमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बंधुता को लिए होमोग्लोबिन ग्लोबिन का बना जो Fe2+ आयन और तथा ग्लोबिन प्रोटीन है। एक हीमोग्लोबिन में अणु 4 ऑक्सीजन अणु को लेकर के गर्म करता है। और बिलिरुबिन कृत वर्णक है जो पीले रंग बिलिरुबिन का होता है। बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। वो प्लाज्मा को रक्त प्रदान करता है। और
यदि ये रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया जस्टिस रोग हो जाता है। और मेलेनिन का होता है, मेलेनिन त्वचा रंग को प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में सबसे अधिक श्रृंखला प्रवृत्ति प्रदर्शित करता निम्न में से कौन सा अभी कथन दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के वर्ण कार्बन कण और बंधन कार्बन बंधक एसआई और एसआई की बंधक में प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सामान्य मानव कोशिका में 66 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश डैश होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, जो 33 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 46 गुणसूत्र जबकि जनन कोशिका में 33 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है। मानव गुणसूत्र कोशिका के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं और गुणसूत्र का संरचना जो जीन का धारण करती है। जीन अपने आपके लक्षण निर्धारित करते हैं, जैसे आँखों का रंग, रक्त प्रकार। शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्र की समानता कुल संख्या 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 23 जोड़ा होता है। वैज्ञानिकों ने संरचना के आधार पर गुणसूत्र 0 में 1 से 22 तक की क्रमित होता है। 23वें जोड़े एक्स और वाई के रूप में होता है, जो 23 जोड़ा होता है। 23 जो जोड़ा होता है ना, वो क्या होता है, 23वें जोड़े एक्स और वाई के रूप में लेबल में किया जाता है। गुणसूत्र में पहले 22 जो जोड़ा होता है उसको ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वीं गुणसूत्र होती है उसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। और जो 23वां होता है उसको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, क्योंकि यही तय करता है महिलाओं में 2 गुण एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स वाई और वाई होता है। उनके जोड़ों में 46 गुणसूत्र की तस्वीर को कैरियोटाइप्स कहा जाता है। एक सामान्य महिला कैरियोटाइप्स को 46 XX लिखा जाता है और एक सामान्य पुरुष को कैरियोटोटाइप को 46 XY लिखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कागज के जैव निम्नीकरण होता है। वह जीवाणु और कवक के प्रभाव से अपघटित हो जाते हैं, जिससे जैव गठीय पदार्थ को कहा जाता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि 70 नंबर अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ का पर्यावरण में बने रहते हैं। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन 70 था, जो हमने कुछ कंप्लीट किया। तो अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेक्शन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा 14 से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला सेट हम 15 सेट लेकर बहुत जल्दी आएंगे। तो जो लोग भी वीडियो पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के सेशन यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।